प्रिय विद्यार्थियों, शुभाशीष। मैं डॉक्टर महेंद्र कुमार शर्मा, सहायक आचार्य संविधान राजनीतिक विज्ञान विषय, राजकीय महाविद्यालय गंगापुर सिटी। हम निरंतर ब्रिटिश संविधान या ब्रिटिश राज व्यवस्था के बारे में बीए पार्ट सेकंड के फर्स्ट पेपर के अंतर्गत अध्ययन कर रहे हैं। इस वीडियो व्याख्यान के माध्यम से आज हम ब्रिटिश के प्रधानमंत्री की शक्तियों एवं उसके द्वारा किए गए कार्यों की जो शैली है उसके बारे में चर्चा करेंगे। पिछले व्याख्यान में हमने ब्रिटिश पीएम की स्थिति के बारे में कि ऐतिहासिक स्वरूप में उसको क्या दर्जा दिया गया है, किस तरह का उसका परिवेश रहा है अब तक का। तो हम देखते हैं कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री की शक्तियों के बारे में पहले भी हम इस बात की चर्चा कर चुके हैं कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री अपने आप में संसद का एक प्रमुख दलीय नेता होता है और उसके द्वारा सारे कानूनों का जो एजेंडा है उसको निर्धारित करना, संसदीय कार्रवाइयों पर नज़र रखना, विभिन्न नियुक्तियों को निश्चित करना, संसद की बैठकों, मंत्रियों की नियुक्ति आदि में कोई भी इस तरह का निर्णय लेना है उसमें सर्वाधिक भूमिका प्रधानमंत्री की ही रहती है, क्योंकि वहाँ ऐसी संसदीय अभिसमयों की परंपरा रही है। उसको आधार मान करके बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी इस तरह की दोहरी मापदंड की स्थिति को देखते हुए निस्संदेह तरीके से जो वहाँ की रीति रिवाज हैं उसके आधार पर वहाँ का जो शासन का संचालन किया जाता है। हालांकि नाम के लिए या देखने की दृष्टि से वहाँ की जो राजा का पद है या राजपद है वह अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण या शक्तिशाली माना जाता है, लेकिन वास्तविक दृष्टिकोण में हम जब जाते हैं शक्तियों की या संसदीय परंपरा की जो रूल ऑफ कानून या रूल ऑफ लॉ की बात है उसके माध्यम से, तो सर्वाधिक शक्तिशाली इंग्लैंड में प्रधानमंत्री को ही माना जाता है। सैद्धांतिक दृष्टिकोण में राजा का पद है और व्यवहारिक दृष्टिकोण में इंग्लैंड के प्रधानमंत्री का जो प्रभावी दायरा है और शक्तियां उसको काफ़ी मात्रा में दी गई हैं। हम देखते हैं कि 1937 में पहली बार प्रधानमंत्री को मिनिस्टर्स ऑफ क्राउन एक्ट के माध्यम से औपचारिक मान्यता प्राप्त हुई। ध्यान रखें, 1937 में प्रथम बार पीएम के बारे में एक एक्ट बनाया गया, कानून बनाया गया। इसका नाम है मिनिस्टर्स ऑफ क्राउन एक्ट के माध्यम से मान्यता प्राप्त हुई। प्रधानमंत्री की नियुक्ति ब्रिटेन के राजा द्वारा की जाती है। जिस व्यक्ति को कॉमन सभा में बहुमत दल का या बहुमत का समर्थन प्राप्त हो, पूर्णतः राजा उसे ही प्रधानमंत्री बनाने के लिए निमंत्रण देता है। यदि किसी दल को कॉमन सभा में स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता है तो राजा स्वविवेक का प्रयोग कर सकता है। यानी स्पष्ट बहुमत अगर प्राप्त नहीं है तो स्वविवेकीय शक्ति के आधार पर राजा के द्वारा वहां पर प्रधानमंत्री को नियुक्त किया जा सकता है। शक्तियों एवं कार्यों के बारे में हम जब देखते हैं तो जो पहला इसमें बिंदु है कि ब्रिटिश में प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का नेता होता है, लीडर ऑफ ऑल कैबिनेट। वह जो मंत्रिमंडल जो कैबिनेट बनाई जाती है
उसका पूरी का सामूहिक दृष्टि से नेतृत्व करने वाला राजा मंत्रिमंडल का जो नेतृत्व करता है वो ब्रिटेन में प्रधानमंत्री होता है। ग्लैडस्टोन ने कहा है कि प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल रूपी मेहराब की आधारशिला है। मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री की स्थिति अद्वितीय है। उसे समान स्थिति वाले मंत्रियों में प्रथम कहा जाता है। वह मंत्रिमंडल का निर्माण करता है। किसी भी मंत्री से त्यागपत्र देने को भी कह सकता है। वह मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता भी करता है। शासन का समस्त उत्तरदायित्व उसी के कंधों पर संचालित होता है। वह विभिन्न मंत्रालयों में समन्वय स्थापित करता है। वह विभिन्न समितियों का गठन करता है ताकि प्रशासनिक कार्य शीघ्रता और कुशलता से निपटाया जा सके। दूसरा बिंदु है राजा का मुख्य कार्य परामर्शदाता के रूप में। यद्यपि राजा की संपूर्ण शक्तियों का प्रयोग अनौपचारिक रूप से प्रधानमंत्री करता है, फिर भी प्रधानमंत्री राजा को मंत्रिमंडल के निर्णयों की जानकारी समय समय पर देता है। देखिए, हम पहले भी कह चुके हैं कि मंत्रिमंडल की बिना सलाह के पीएम कोई काम नहीं करता है और पीएम की सलाह के बिना वहाँ का राजा कोई भी काम नहीं करता है। तो राजा की और प्रधानमंत्री की जो मध्यम कड़ी है उसके बीच किसी प्रकार का अंतराल न हो और समय समय पर सारी संसदीय क्रियाओं की जानकारी राजा को समय समय पर मिलती रहती है और यह सारा काम वहाँ के प्रधानमंत्री के द्वारा ही निर्धारित किया जाता है। फिर है कॉमन सभा का नेता। हाउस ऑफ कॉमन्स का लीडर प्रधानमंत्री होता है क्योंकि उसमें सर्वाधिक जो मत का जो बहुमत, सदस्यों का जो बहुमत है वो इसी के पास होता है। ब्रिटिश पीएम बहुमत दल के नेता के रूप में कॉमन सभा का नेतृत्व करता है। कॉमन सभा के अधिवेशन बुलाने, स्थगित करने आदि के संबंध में स्पीकर उससे परामर्श लेता है। प्रधानमंत्री महत्वपूर्ण विषयों पर सरकार की नीतियों की घोषणा करता है। प्रधानमंत्री अपने मंत्रियों की सहायता करता है। वह यह भी निश्चय करता है कि कॉमन सभा के चुनाव कब कराए जाएं। तो चुनावों के मामले में भी प्रधानमंत्री का प्रमुख रोल रहता है, भूमिका रहती है कि किस समय आम चुनाव करवाने हैं। तो ये सारी चीज़ों का निर्धारण पीएम के द्वारा किया जाता है। चुनावों के संदर्भ में हम देखते हैं कि वह ऐसे समय को निश्चित करते हैं कि जब उनके दल के अनुकूल ऐसी कोई चुनावी लहर चल रही हो या जनता का ऐसा बहुमत या जनमत प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे रहा हो, उस हवा के समान जो हवा उस समय उनके अनुकूल चल रही है। फिर है दल का नेता, लीडर ऑफ पार्टी। चाहे उदार दल हो चाहे अनुदार दल हो, निम्न में से किसी भी दल का नेता प्रधानमंत्री बनता है और प्रधानमंत्री दल का नेता होने के साथ साथ वह चुनावों के समय दल को विजयी बनाने के लिए प्रचार करता है। अपने दल के बढ़ावे के लिए, उसको अधिकतम बहुमत दिलाने के लिए, संसदीय क्षेत्रों में अपनी संसदीय सीटों को अधिकतम अपने अनुकूल या अपने पक्ष में करने के लिए वह काफ़ी प्रचार प्रसार भी करता है अपने दल का। फिर है विदेश नीति का निर्माता। देखिए, नाममात्र रूप में भले ही इंग्लैंड में राजा का पद काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखता है, लेकिन विदेश नीति का नाम से तो विदेश नीति का संचालन राजा के नाम से होता है, लेकिन व्यवहारिक दृष्टिकोण में विदेश नीतियों का जो निर्माणक मुख्य रूप से वहाँ पर प्रधानमंत्री ही होता है। फॉरेन पॉलिसी के संचालन के लिए विदेश मंत्री का निर्धारण करना और फिर अंतर्राष्ट्रीय प्रश्नों पर प्रधानमंत्री स्पष्ट रूप से समय समय पर अधिकृत वक्तव्य जारी करता है।
विदेश मंत्री नीति निर्धारण करने से पूर्व पीएम से परामर्श भी करता है। यानी जैसे कोई बयान जारी करना है किसी भी अपने पड़ोसी देश या किसी अन्य देश के समक्ष, तो उसके लिए उस विदेश मंत्री द्वारा प्रधानमंत्री से पूर्व में ऐसी जानकारी या परामर्श लेना निश्चित रूप से एक जरूरी कृत्य माना गया है, क्योंकि उसके कहने पर ही उस वक्तव्य को वो जारी करेगा जो वहाँ पर प्रधानमंत्री द्वारा उसको सत्यापित किया गया है। फिर है राष्ट्र का नेता। प्रधानमंत्री न केवल अपने दल का नेता होता है बल्कि संसद का अथवा राजनीतिक जीवन का नेता भी होता है, और इसके साथ साथ संपूर्ण राष्ट्र के नेतृत्व, संपूर्ण राष्ट्र के निर्माण, संपूर्ण राष्ट्र के विकास, संपूर्ण राष्ट्र की अन्य राष्ट्रीय हितों के मद्देनज़र अपने हित को या स्वहित को उच्चतर स्थान पर पहुंचाने के लिए भी प्रधानमंत्री वहाँ पर तत्पर रहता है। तो ये सारी बातें इसके द्वारा निर्धारित की जाती हैं। और अन्य दायित्वों में हम देखते हैं प्रधानमंत्री समय समय पर सेनापतियों से विचार विमर्श करता है, प्रशासन को कुशलतापूर्वक चलाने के लिए, उच्च प्रशासन अधिकारियों को निर्देश देने के लिए, विदेशी अतिथियों का स्वागत करने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में ब्रिटेन का प्रतिनिधित्व करने के लिए। इन सारे मामलों में प्रधानमंत्री की जो भूमिका है वो राजा से कहीं ज़्यादा अधिक बढ़ोतरी होती है या बढ़ी हुई मानी जाती है, दिखाई देती है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री नक्षत्रों में चंद्रमा के समान, वास्तव में समानों में प्रथम, कहीं अधिक। यदि दल में अन्य कोई नेता उसकी टक्कर का नहीं है तो वह बहुत शक्तिशाली बन जाता है और देश का प्रधानमंत्रीय व्यवस्था की ओर अग्रसर होता है, यानी प्राइम मिनिस्टीरियल सिस्टम। अगर उसके समान कोई ऐसा ताकतवर या शक्तिशाली नेता नहीं हो तो वह प्रधानमंत्री अपने आप में काफ़ी उच्च स्तरीय शक्तियों को धारण करता है और सारे कार्यों को सफलतापूर्वक संचालित करता है, उन पर निर्णय लेता है और उसका बहुमत विश्वसनीय हो, इस चीज़ का उसके द्वारा सुनिश्चित किया जाता है। उस बहुमत के आधार पर ही कॉमन सभा या संसद का एक जो स्वरूप है वह स्थायित्व भरा होता है। अगर बहुमत में कहीं कमी आती है, कहते भी हैं कि मंत्री एक साथ, यानी संसदीय परंपरा है कि उसमें एक साथ तैरते और डूबते रहते हैं, क्योंकि अगर बहुमत की स्थिति नहीं है तो फिर वहाँ पर उस सरकार का गिरना तय है और उनका अस्तित्व फिर समाप्ति की ओर बढ़ता चला जाता है। अगर कोई ऐसा मामला है जो अविश्वसनीय है या प्रधानमंत्री के विश्वास मत के अनुकूल नहीं है तो फिर उस प्रस्ताव को पीएम के द्वारा वापस भी लिया जाता है उस समय की स्थिति को देखते हुए। जैसा कि 7 दिसंबर 1994 के टेलीविज़न के समय समाचारों के अनुसार ब्रिटिश प्रधानमंत्री को रसोई गैस आदि पर बिक्री कर लगाने के संबंध में प्रस्ताव के कॉमन सभा में अस्वीकृत हो जाने के कारण वापस लेना पड़ा था। तो यहाँ ये एक 1994 का उदाहरण भी दिया गया है कि रसोई गैस से संबंधित कोई प्रस्ताव था, उस पर पूर्ण बहुमत न होने के कारण उस प्रस्ताव को प्रधानमंत्री द्वारा तुरंत प्रभाव से वापस लिया गया, क्योंकि ऐसा उनको प्रतीत हुआ कि यह प्रस्ताव हमारा सदन में गिर सकता है और गिरने की अनुमान के आधार पर, आभास के आधार पर उसको समय के अनुसार तुरंत प्रभाव से वापस लेना। तो ये सारी चीज़ें ब्रिटिश प्रधानमंत्री की जागरूकता का एक प्रमाण है कि वहाँ पर जो प्रधानमंत्री है वह एक इस तरह की चौमुखी आँखों के द्वारा, चौमुखी व्यक्तित्व के द्वारा अपने व्यक्तित्व कौशल के आधार पर ऐसा शासन संचालन करना जो कि अपने आप में विश्व परिवेश को एक उदाहरण का नज़रिया प्रस्तुत करे। तो ये सारी बातें इसमें देखने के लिए आती हैं। इस संबंध में हम देखते हैं कि
कि ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री है वो अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखता है, काफ़ी शक्तिशाली है और संसदीय गरिमा को बनाए रखने के लिए राजा के स्तर को भी ध्यान में रखते हुए परस्पर दोनों में किस तरह से संचार का आदान प्रदान करना है, जानकारी आपस में शेयर करनी है, जिससे कि संसदीय स्थिति पूरी तरह से चल सके और कहीं कोई किसी प्रकार का व्यवधान ना आ सके। तो ये प्रधानमंत्री वाला बिंदु हम यहीं पे विराम देते हैं और अगला हमारा जो व्याख्यान होगा वह ब्रिटेन में मंत्रिमंडल से संबंधित होगा। जब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।